अस्सलाम वालेकुम। दुनिया जब तक एक महज़ब सिस्टम के तहत नहीं आई उस वक्त तक ताकत के ज़ोर पर जिसका जी चाहता, जहाँ चाहता, जितना रकबा चाहता है दुनिया का पता कर लेता और उसको अपनी मुमलकत में शामिल कर लेता। दुनिया तहजीब की तरफ बढ़ती रही और आहिस्ता आहिस्ता सिविलाइज्ड होती रही और फिर ये बॉर्डर और सारे सरहदों का एक ख़ास होगी कि आपने इससे आगे नहीं जाना, ये आपके मुल्कों की निशानदेही होगी। तो फिर एक कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत सिस्टमेटिकली जब आप दुनिया में रहना शुरू कर दिया तो फिर अपनी बका के लिए दूसरों के वसाइल पर कब्ज़ा करने के लिए जो इंसान के अंदर वो ख्वाहिशात थी वो बहरहाल ढकी छुपी नहीं रही। तो वो बढ़ती बढ़ती जंगों से पहली जंग अज़ीम फिर दूसरी जंग अज़ीम तक भी सिलसिला गया। पहली जंग अज़ीम के बाद जब लीग ऑफ नेशन बनी कि आइंदा दुनिया कैसे रहेगी, मिलजुल कर जंगों से इज्तनाब करके और सारी दुनिया की तरक्की और कामकाज अवाम की फलाह बहबूद, उस हवाले से जो भी एक चार्टर बना, लेकिन बदकिस्मती से उस पर अमल ना हुआ और फिर सेकंड वर्ल्ड वार भी होगी और फिर यूनाइटेड नेशन, लीग ऑफ नेशन का नाम एक किस्म का उन्होंने फिर यूनाइटेड नेशन रख दिया। तो यूनाइटेड नेशन के तहत भी उन्होंने जो प्रोग्राम बना फिर आलमी इस्तेमारी ताकतों का वो एक अलग है, लेकिन कम से कम वो एक अच्छे कोशिश थी दुनिया को मुत्तहिद करने की और उसके लिए उसूल व ज़वाबित कायम करने की, ताकि दुनिया एक कानून के तहत और एक दायरे के तहत रहे और आपस में बहमी जंगो जदल की बजाय प्यार इत्तफाक से रहें और इंसानों की तरक्की पर तवज्जो दी जाए। मगर बदकिस्मती से यूनाइटेड नेशन भी इंसानों की उस ख्वाहिशात पर पूरा नहीं उतर पाई, अक़वाम की उन ख्वाहिशात पर पूरा नहीं उतर पाई। गो उनके आगे ज़ैली इदारे हैं, तलीम, सेहत, रोज़गार, इंसानी को डेमोक्रेसी के हवाले से बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन इन पर गस्ब जो यूनाइटेड नेशन जब बनी तो उस पर भी जब 5 मुल्कों का वीटो पावर की वजह से तसल्लुत कायम हुआ तो उन्होंने इस दुनिया को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फिर दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हुई। वही सोवियत यूनियन और अमेरिका वाला सिलसिला, फिर सोवियत यूनियन टूटा, अब एक नई पावर उभर कर सामने आ रही है, चीन। मगर आप देख लें कि इनके फिर मतवाजी और भी दायरे कायम होते रहे। हालांकि यूनाइटेड नेशन ये आज तक कोई बड़ा काम वो जो कमज़ोर ममालिक हैं वहाँ ये चढ़ दौड़ते हैं अपने मकासद के लिए, चांदी के क़वाम या कमज़ोर ममालिक में जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत अमन मिशन जाते हैं तो वो ज़ाहिर है वहाँ ये सारे काम करते हैं जो करने चाहिए। लेकिन आप देख लें कि फिर जब मुख्तलिफ ममालिक ने अपने आप को इनसिक्योर फील किया तो फिर ये यूरोपीय यूनियन ज़ाहिर है वो अलग बनी। उसके बाद गल्फ़ ममालिक की अपनी GCC बन गई, फिर मुसलमान ममालिक की सारी OIC बन गई, फिर आपने इधर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव मिल के ये सार्क बना लिया इन्होंने। फिर अफ्रीकन यूनियन जो बनी वो उन्होंने अपना एक अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ अपनी मुत्तहिद बनाई, लेकिन सारी दुनिया जहाँ यूनाइटेड नेशन के ज़ेरे असर एक आलमी सतह पर बैनी भाईचारे की फ़ज़ा कायम करते हैं वो तो कर ना सके और वहाँ चंद मुल्कों की कम आकमाना सोच की वजह से फिर ये सारे ग्रुप बनने शुरू हो गए। जिस तरह मैंने कहा EU है, यूरोपीय यूनियन है, SCO है, शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, फिर ये अफ्रीकन यूनियन है, फिर ये गल्फ़ वाले और OIC। क्यों बने? क्योंकि ये वही पसे पर्दा दुनिया पर गासिब रहने की। अब आप किसी की सरहद को इतना वायलेट नहीं कर सकते, सरहदों की जो सूरत हाल है, लेकिन अपनी तहजीब, अपनी ज़बान, अपना रवायात, कल्चर ठूंसने के लिए आप एक आकमाना सोच के साथ इस दुनिया पर जो ताकतें हैं उन्होंने फिर इस तरह कब्जा करना शुरू करने की कोशिश की और कर भी रहे हैं। मगर इनमें भी आप देख लें इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में भारत जो कश्मीर पर गासबाना कब्ज़ा कायम किए हुए है उसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया गया यूनाइटेड नेशन में। इसी तरह
इसराइल और फ़लस्तीन का मामला है। फ़लस्तीन को आस्ता आस्ता वो सफ़ा हस्ती से मिटा रहे हैं, ये सिर्फ कागज़ों में ही लगता है रह जाएगा। कश्मीर की भी सूरत हाल जो 370 धारा और 35A वाला मसला था, उसमें भी वो शायद मसला कश्मीर कागज़ में रह जाए, तो ये उनको हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। ये दो बड़े इतने मसले हैं जो दुनिया को किसी भी वक्त तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जा सकते हैं। इससे पहले आज से चंद साल पहले एक किताब भी लिखी थी, तहजीबों का टकराव, वार ऑफ सिविलाइजेशन, मुझे आखिर का नाम नहीं पता, आप गूगल कर सकते हैं। तो ज़ाहिर उसने लिखा है कि इस तरह ये जो मुख्तलिफ माशरे बनते जा रहे हैं, कसीरुल जैत माशरे, तो एक वक्त आएगा कि ये आपस में एक दूसरे के अलावा बाहमी दस्तों गिरबा होंगे। हो सकता है किसी की ख्वाहिश हो या उसने आने वाले वक्त के हिसाब से लिखा हो जहाँ देखते हुए, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ये एक सोच है तो उसके पैरेलल एक और सोच भी प्रवान करानी चाहिए, जहाँ इंसान बाहमी भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से, बैनुल मज़ाहब आहंगी से रहें और एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए अपने अपने अगर कल्चर या ट्रेडिशन या मज़हब की कोई प्रीच करता भी है तो वो करता रहे, जिसका जी चाहे। वैसे भी हमारे दीन में तो ला इकराह फी दीन है, दीन में जबर नहीं है। तो आप अपने बच्चों को अगर अपने दीन पे कायम रहने की एक तरबियत देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो वो अपने अपने मज़हब पे कायम रहेगा। और वैसे भी सारी दुनिया किसी एक मज़हब पे तो इकट्ठी होगी नहीं, लिहाजा ये तो अल्लाह ताला ने वैसा इसीलिए कहा दीन है कि ला इकराह फी दीन, दीन में जबर नहीं है, आपने अच्छाई की तरफ रहना है और बुराई से रुकना है। लेकिन चूँकि ये अच्छाई, ये बुराई, ये हीरो, ये विलन, ये कल्चर, ये दहशतगर्दी, ये सारी अपनी अपनी ममालिक की अपने अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए जब इनकी तारीफ़ हुई, जब इनको डिफ़ाइन किया गया, तो वहाँ से फिर मसाइल भी बढ़ने शुरू हो गए। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, या तो यूनाइटेड नेशन में एक बहुत बड़ी इस्लाहात की ज़रूरत है, जहाँ सबसे पहले इस बात की ज़रूरत है कि कम से कम वीटो पावर को ख़त्म कर दिया जाए और अक्सरियती बुनियादों पर। देखें, सारी दुनिया जमहूरियत चाहती है और ख़ासकर मगरब और अमेरिका, यूके, ये तो चैम्पियन बनते हैं जमहूरियत के, तो यहाँ क्यों नहीं। लिहाजा अक्सरियत की बुनियाद पर आप वहाँ कोई मसला आलमी है वहाँ ले जाएं और उसको अक्सरियत की बुनियाद पर हल करें, ना कि अक्सरियत एक तरफ हो। और आप जिन 5 ममालिक के पास वीटो पावर है, जिनमें अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और बरतानिया है, वो अपना वही वीटो का हक इस्तेमाल करते हुए सारी दुनिया के अक्सरियत को रद्द कर दें। ये नहीं होना चाहिए, वरना जिस तरफ ये हालात चल रहे हैं, ये जो आगे इनसिक्योरिटी की वजह से छोटी छोटी तंजीमें बड़ी हैं, इनमें से कई बड़े पावरफुल तंजीमें भी बन चुकी हैं, कुछ बड़ी हैं लेकिन इतनी ताकतवर नहीं है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें जो SCO है वो ऑलमोस्ट, और हो सकता है 25, 30, 40 साल हुए, ये यूनाइटेड नेशन के एक पैरेलल धारा बन जाए जो गरीब ममालिक को कर्जे भी दे। और वहाँ वैसे चीन तो अभी चल रहा है, कर्जे भी दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अफ्रीका में बहुत बड़ा, जिस तरह आज एशियन ममालिक में उनकी ज़ुबान के साथ दूसरी बड़ी लैंग्वेज इंग्लिश इस्तेमाल होती है, तो अफ्रीकी ममालिक में उनकी लोकल लैंग्वेज के साथ वहाँ चाइनीज़ ज़ुबान में वो जो साइन बोर्ड होते हैं वो लिखे होते हैं। तो अदारों के पैरेलल फिर और दायरे बन जाएँ और बाहमी दस्तों गिरोबां हो जाए। बेहतर है कि जो एक बड़ा प्लेटफार्म है उसी के ज़रिए से रहते हुए, ठीक है अगर कुछ वजह से, कुछ अपनी अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से अगर कुछ छोटी यूनियन इदारे बनते हैं, लेकिन उनका भी मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़े प्लेटफार्म पे जहाँ सारी दुनिया, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा है, वहाँ उसके ज़रिए से रहना और कायम रहना, उसके ज़रिए से काम करना ये मुनासिब होगा, मगर उसको इंसाफ मुसावात की बुनियादों पर चलाना होगा। अगर अक़वाम मुत्तहिदा में इसी तरह अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले होते रहे, देखें कश्मीर और फ़लस्तीन में तो वो नहीं हुआ जो अफ़गानिस्तान के मसले में हुआ, जो इराक़ के मसले में हुआ, जो शाम के मसले में होता है। वहाँ आप एक करारदाद पास करते हैं और चढ़ दौड़ते हैं, मगर यहाँ कितनी करारदादें हैं कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, मगर क्या आप इन्हीं भारत और इसराइल पर चढ़ दौड़े? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आगे ताकतवर है। तो दुनिया एक दफ़ा फिर या तो वही ताकत के असूल के लिए और ताकतवर के आगे झुकने जा रही है, तो फिर वो वक्त दूर नहीं, और हो सकता है कि सदी के आखिर तक वो वक्त आ जाए जब दुनिया को एक और बहुत बड़ी जंग का, तीसरी आलमी जंग का सामना करना पड़े। तो रास्ते दो ही हैं, इस्लाहात या तीसरी आलमी जंग। फैसला आज के ग्लोबल लीडरों ने और आज के
जो सरकर्दा रहनुमा हैं और जो सरकर्दा ताकतें हैं उन्होंने करना है। क्यों कि ताकत के जोर पर किसी को कब तक दबा के बंदा रख सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।